हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज फॉर यूपी आर ओ ए आर ओ 2023 ऑन है। और आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैदिक पीरियड, जिसके दो पार्ट्स हैं, अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। इससे एक या दो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर का एजेंडा क्या है, हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आर्यंस हैं उनका ओरिजिन क्या हुआ, जो अलग अलग थ्योरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे वैदिक पीरियड का जियोग्राफिकल एक्सटेंट कितना था, कहाँ कहाँ पर ये वैदिक फेज फैला हुआ था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में भी और लेटर वैदिक पीरियड में भी। सोसाइटीज कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, रिलीजन कैसे था। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वैदिक पीरियड के थे हम उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। इन माफ कीजिएगा, इन सभी टॉपिक्स को हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों फेजेज में कंपेरिजन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्यंस थे उनका ओरिजिन क्या था, वो किस तरीके से यहाँ पर आए, हिंदुस्तान में आर्यंस किस तरीके से आए। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं। उन सारी थ्योरीज में जो सब सर्वमान्य थ्योरी है, जो सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो थ्योरी है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। कि जो आर्यंस थे वो कई सारे पार्ट से माइग्रेट होकर के भारत में आए थे। इसमें माइग्रेशन के कौन कौन सी जगहें थी, कुछ लोग कहते हैं कि साइबेरिया से, साउथ साइबेरिया से माइग्रेट होके आए थे, नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश से माइग्रेट होकर के आए थे। और इस माइग्रेशन थ्योरी के प्रूफ के लिए वो लोग जो हॉर्सेज मिले उस टाइम पे, जो आग का, जो फायर का यूज करना मिला है, स्पोक्ड व्हील्स मिले हैं, और जिस तरीके से उनके क्रिमेशन का तरीका था, इन सब इविडेंसेज को वो पेश करते हैं अपनी थ्योरी को बल देने के लिए, अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कि जो आर्यंस थे वो हिंदू कुश और साउथ साइबेरिया, नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश और साउथ साइबेरिया से माइग्रेट होकर के आए थे। फिर मैक्स मूलर थे, उन्होंने ये कहा कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इनकी, मैक्स मूलर की जो थ्योरी है वो सेंट्रल एशियन थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद एक और थ्योरी आई है, वो है सर विलियम जोन्स की। इन्होंने कहा कि जो आर्यंस थे उनका जो होमलैंड था वो यूरोप था, वो यूरोप से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए थे। और इन्होंने इसके लिए जो अपनी थ्योरी में सबूत दिए हैं वो ये दिए हैं कि जो ग्रीक लिंग्विस्टिक चीज़ें हैं वो आर्यन की भाषा से मिलती है। इसी तरीके से डॉक्टर संपूर्ण और एसी दास, ये लोग ये कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो इंडिजेनस थे, वो यहीं के ही थे, भारत के ही थे, वो कहीं से माइग्रेट होकर के नहीं आए थे। ये आप एक तरीके से मैप में देख सकते हैं जो अलग अलग थ्योरीज हैं कि जो आर्यंस थे वो यूरोपियन स्टेपीज से, साउथ साइबेरिया से, हिंदू कुश से, इरानियन एग्रीकल्चर स्टेट से, यहाँ से माइग्रेट हो करके भारत में आए थे। जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, वहीं पर ये आर्यंस माइग्रेट होकर के आए थे। और जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो वहाँ पर पहले से रह रहे थे, उन्होंने लड़ाई में, युद्ध में उनको हराया और उनके सारे राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। ये एक सर्वमान्य थ्योरी है आर्यंस के भारत में आने की। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक रीजन से आए थे, ये नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन से आए थे। इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत से आए थे, आर्यंस का जो होमलैंड है वो तिब्बत है। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो आर्यंस के ओरिजिन के रिगार्डिंग थी, और किस तरीके से आर्यंस भारत में आए थे, ये थ्योरीज उसको बताती हैं। आइए देखते हैं कि जो लेटर वैदिक फेज और अर्ली वैदिक फेज था, इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ था, भारत के किन किन भूभाग पर इनके अवशेष। अगर हम इसको देखते हैं तो जो यूरोपियन थ्योरी थी वो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन था वो किस तरीके से बताती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड थी, इसमें जो आर्यंस थे, ये इंडस, जो सिंधु नदी थी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, यानी कि जो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर आके बस गए थे, वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो गए थे। और ये अपने उस समय के एरिया को सप्त सिंधु कहते थे, यानी कि 7 नदियों का प्रदेश। और जो सरस्वती नदी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर थी उस टाइम पे।
और जो लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस थे, ये वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी फैल चुके थे। इन्होंने अपने राज्य को बंगाल तक फैला दिया था। और इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था कुरु और पांचाल का रीजन। अभी मैं आपको इसका एक मैप भी दिखाऊंगा जिसमें ये दिखाऊंगा कि ये कुरु और पांचाल का जो रीजन था ये कौन सा था। ये इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है उसके आसपास का ये पूरा का पूरा रीजन था। और जो टेक्स्ट मिले हैं, जो हमको वैदिक टेक्स्ट मिले हैं, उसमें ये भी पता चलता है कि ये लोग घोड़े की सहायता से और अग्नि देवता की सहायता से गंडक नदी तक पहुंच गए थे और जो विंध्यन रीजन है वहां तक ये लोग पहुंच गए थे। अगर हम समुद्र की बात करें तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था, यहाँ के जो आर्यंस थे उनको समुद्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको समुद्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि अर्ली वैदिक टेक्स्ट में समुद्र शब्द हमको मिलता है, लेकिन उस समुद्र शब्द का अर्थ जो था वो पानी से था, कलेक्शन ऑफ वाटर, ह्यूज वाटर, वहां से था। वहां सी से उस समुद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड में जब ये आर्यंस पहुंचे हैं तो वहां पर इनको समुद्र की जानकारी हो गई थी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी की जानकारी हो गई थी। ये लोग नर्मदा और विंध्यन माउंटेन्स तक उस समय तक पहुंच चुके थे। ये देखिए, इस मैप को आप देख सकते हैं, ये अर्ली वैदिक पीरियड है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो इस एरिया में बसे थे और इनके जो जगहों के नाम थे वो इस तरीके से थे: गांधार, पुरु, यदु, भरत, सेडी, हिमवंत, मुजावंत। और जो लेटर वैदिक पीरियड थे उन्होंने ये पूरा वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक इन्होंने पूरा फैला दिया था और ये सारे के सारे राज्य हो गए थे: गांधार, कैकी, कुरु, पांचाल। और ये जो कुरु पांचाल वाला रीजन है जो मॉडर्न दिल्ली की तरफ आप मान सकते हैं, ये इस समय पर इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका था। इस मैप में आप ये देख सकते हैं कि जो उस समय सेंटर वाला रीजन था, यहाँ पर जो राजा थे उसको कहा जाता था राजा। नॉर्थन साइड में, उत्तर में राजा को कहा जाता था विराट, दक्षिण में कहा जाता था भोज, पश्चिम में पूरब में कहा जाता था सम्राट और पश्चिम में कहा जाता था स्वरत। ये राजा के अलग 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 नाम हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में कहे जाते थे और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिए कि सेंटर में राजा, नॉर्थ में विराट, दक्षिण में भोज, पूरब में सम्राट और पश्चिम में स्वरत। अब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वैदिक पीरियड में वो कैसा था, अर्ली वैदिक पीरियड में भी और लेटर वैदिक पीरियड में भी। तो अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड में मोनार्की थी, यानी कि एक राजा होता था, वही पूरे शासन को संभालता था। लेकिन इस टाइम पे जो मोनार्की थी वो हिरार्कल नहीं थी, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा ये नियम नहीं था। जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा वही राजा बनेगा और उसी के हाथ में पूरी सत्ता होगी, पूरा शासन होगा, ये नियम था अर्ली वैदिक पीरियड में। जो राजा था उसको उस समय पे गोपति या गोपा कहा जाता था। गोपति और गोपा का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर ऑफ काउज, ठीक है। और जो उस समय युद्ध होते थे उनको कहा जाता था गविष्ठी। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में गोपति किसे कहा जाता था या गोपति का क्या मतलब होता था, जो बैटल्स होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, उनको क्या कहा जाता था, या गविष्ठीज का मतलब क्या होता था। गविष्ठी, गवेषण, गोशु, ये सब के सब लड़ाइयों के नाम थे जो कि अधिकतर गायों के लिए ही लड़े जाते थे। लेकिन इस समय पर कोई भी आर्मी नहीं बनती थी, जो लोग थे वही लड़ाइयाँ लड़ते थे। कोई अलग से आर्मी नहीं बनती थी कि उस आर्मी का काम होगा कि वो लड़ाई करेगी, ऐसा नियम नहीं था। सभी लोग मिल बांट के लड़वड़ लेते थे और अपने गायों का बंटवारा कर लेते थे। इस समय के जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे वो एक तो पुरोहित थे, प्रीस्ट, सेनानी थे, लीडर ऑफ द आर्मी, और ग्रामीणी थे। ग्रामीणी का वो होता था जो कि किसी भी गांव का लीडर होता था। यही अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेटर वैदिक पीरियड में देखें तो इस समय पर जो किंगशिप थी वो हेराल्डिकल बन चुकी थी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये नियम कब आया? ये नियम आया लेटर वैदिक पीरियड में। और जो राजा था उसकी पावर को बढ़ा दिया गया और जो राजा था उसने अपनी पावर को बढ़ाया और वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेज भी दिया करता था और कई तरीके के यज्ञ भी किया करता था। इन सारे यज्ञ, ये सारे के सारे जो यज्ञाज हैं ये अपने परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि जो दूसरे राजा थे वो एक राजा को सुप्रीम मान करके उसको बोल देते थे कि ये हमारा लीडर होगा। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ में एक चैरियट रेस होती थी, ठीक है। और उस चैरियट रेस में राजा जो भी उस वाजपेयी यज्ञ को करवाता था उसको चैरियट रेस जीतना होता था। इसी तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, जिसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां जहां जिस जिस एरिया तक पहुंच जाता था उस एरिया को ये मान लिया जाता था कि यहाँ तक इस राजा का राज्य हो गया है। अगर कोई राजा या कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ के बांध लेता था तो ये माना जाता था कि ये इस राजा की सत्ता को चुनौती दे रहा है और इसके साथ युद्ध करेगा। ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने रामायण में भी देखा होगा, जब लव कुश ने भगवान श्री राम के घोड़े को पकड़ लिया था। लेकिन इस समय पर भी लेटर वैदिक पीरियड में भी किंग्स जो राजा थे उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, मतलब कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती थी। ये लोग सब लोग मिलकर के ही युद्ध किया करते थे। अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो सिस्टम था वो था पैट्रिनियल सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ पर कुल सबसे बड़ा यूनिट था, कुल सबसे छोटा यूनिट था। जो सबसे बड़ा यूनिट था वो था जन, जिसको कि जो लार्जेस्ट सोशल यूनिट था। जन का मतलब था ट्राइब, जन से बड़ा था विश या क्लैन। क्लैन मतलब कुनबा, कुनबा से बड़ा कुलप। कुलप कौन थे, जो फैमिलीज थी, जो कुल थे, और उनका एक हेड हुआ करता था। इसी तरीके से अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में देखें तो यहाँ पर जो जन था, यहाँ पर जो लार्जेस्ट सोशल यूनिट थी वो जनपदाज बन गए, जो महाजनपद होते थे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्र टर्म आया लेटर वैदिक पीरियड में, और राष्ट्र टर्म जो आया वो यहाँ पर आया सबसे पहले टेरिटरीज के लिए, और राजा अपने अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई करते थे। और इसके पहले अर्ली वैदिक पीरियड में राजा किसके लिए लड़ाई करते थे, गायों के लिए लड़ाई करते थे। तो राष्ट्र टर्म सबसे पहले कहाँ पर आया है, लेटर वैदिक पीरियड में। इसको भी याद कर लीजिएगा, राष्ट्रवाद बहुत चलता रहता है इस टाइम पे। अगर हम ट्राइबल असेंबलीज देखें तो ट्राइबल असेंबलीज कौन कौन सी थी, सभा। जो अर्ली वैदिक पीरियड में सभा थी, सभा किसकी असेंबली थी, ये जो इलिट्स थे उस समय के, जो जो अमीर लोग हुआ करते थे उनकी एक्सक्लूसिव बॉडी थी। इसी तरीके से समिति थी। समिति एक तरीके से गांव का पूरा जो सभा होती थी उसको समिति कहा जाता था, और इसको राजा हेड करता था समिति को, और इसमें गांव के सभी लोग आया करते थे। विधाता था, ट्राइबल असेंबली विद डाइवर्स फंक्शंस, और इसी तरीके से गणता, असेंबली और ट्रूप। और यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में जो सभा और समिति थी इनकी इंपॉर्टेंस कम होती गई, और विधाता तो पूरी तरीके से ही डिसअपीयर हो गया। तो ये था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी जो थी वैदिक पीरियड में वो कैसी। अर्ली ऋग वैदिक पीरियड की अगर हम डिवीजन की बात करें तो जो सोसाइटी का डिवीजन था वो क्लैन यानी कि कुनबे के आधार पे होता था। कास्ट की लाइंस पे इस समय सोसाइटी का डिवीजन नहीं होता था। इवन जो राजा और पुरोहित थे, यानी जो राजा और पंडित ब्राह्मण लोग थे, वो भी क्लैन नेटवर्क से ही जुड़े हुए थे, और इनका जो ऑक्यूपेशन था वो बर्थ के बेसिस पे नहीं था। यानी कोई भी किसी भी परिवार में जन्म ले सकता है, लेकिन आगे चल के वो जो भी ऑक्यूपेशन करेगा उसके हिसाब से उसका क्लैन डिसाइड होगा। अगर हम यही चीज लेटर वैदिक पीरियड में देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में जो समाज था वो 4 वर्णों में बढ़ चुका था, और जो सोसाइटी की कास्ट से रिलेटेड नियम थे वो और ज़्यादा रिजिड और ज़्यादा सख्त हो चुके थे। और इस समय जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सेक्रीफाइसेज का भी एक अलग से चलन चालू कर दिया था। अगर हम वर्णा सिस्टम की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम था वो केवल जो आर्यंस और नॉन आर्यंस थे, वैदिक और नॉन वैदिक लोग थे, केवल उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज किया जाता था। तो इससे एक चीज तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक लोग थे, जो ऋग वैदिक लोग थे, वो टोटली इगैलिटेरियन नहीं थे। यानी ऐसा नहीं था कि उनके समाज में कोई भेदभाव नहीं था। और ये ऋग वैदिक लोग, इनको स्लेवरी के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता थी, तो स्लेवरी की भी प्रैक्टिस यहाँ पर हुआ करती थी। और अगर वर्णा सिस्टम को हम लेटर वैदिक पीरियड में देखें तो इस समय वर्णा सिस्टम ये मोर डिस्टिंग्विश हो गई थी, और ये अब बर्थ के बेसिस पे होती थी। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। अगर हम सोशल मोबिलिटी की बात करें
यानी कि अगर एक प्रोफेशन में, एक वर्ण में आदमी है तो वो दूसरे प्रोफेशन में जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये पॉसिबल था, लोग अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते थे। इस समय सोशल जो हायरार्की थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। यही लेटर वैदिक पीरियड में जो सोशल मोबिलिटी थी वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी, यानी जिस परिवार में बच्चा जन्म ले रहा है उसको उसी परिवार के काम को करना पड़ता था। ये लेटर वैदिक पीरियड में फिक्स हो चुका था। अगर पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो समाज में औरतों का स्थान था वो बहुत ऊपर था। वो अर्ली वैदिक पीरियड एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन फिर भी वीमेन के पास एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रहती थी। वो उनको शिक्षित किया जाता था, एजुकेशन का एक्सेस था, सभा और समितियां जो असेंबलीज थी उन सब में वीमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी, उनको अपना हस्बैंड चूज करने का आज़ादी थी। और सती वगैरह इस समय कोई प्रथा, सती की प्रथा, पर्दा की प्रथा, ऐसी कोई प्रथा अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी। यहीं अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो इस समय जो महिलाओं का स्थान था वो थोड़ा सा समाज में नीचे गिरा। उनको केवल जो हाउस होल्ड्स के काम थे, केवल जो घरेलू काम थे वही करने दिया जाता था। सभा और समितियां जो अलग अलग असेंबलीज थी उनमें वीमेन्स वर नॉट परमिटेड, उसमें औरतें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। और लेटर वैदिक पीरियड में सती और पर्दा प्रथा के भी इंस्टेंसेज हमको देखने को मिलते हैं। फिर भी जो वीमेन की पोजीशन थी वो अर्ली वैदिक पीरियड से थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन फिर भी लेटर वैदिक पीरियड में हमको बहुत सारी महान स्त्रियां देखने को मिलती हैं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी। ये सब इस समय की बहुत विदुषी महिलाएं थी, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं थी। तो अगर हम लेटर वैदिक पीरियड को इस इमेज में समझने की कोशिश करें तो ये जो 4 का अंक है ये लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीवन था वो 4 आश्रमों में डिवाइड था, जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, और जो जिंदगी थी वो 4 पुरुषार्थों में डिवाइड थी। तो 4 आश्रम कौन कौन से थे? संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य जिंदगी के शुरुआत के 25 साल जब आदमी को पढ़ाई करनी होती थी, और ब्रह्मचर्य से गुरु के आश्रम में जा करके सारी शिक्षाओं को ग्रहण करना होता था। उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम आता था। गृहस्थ आश्रम में फैमिली ड्यूटीज थी, शादी विवाह, ये सारी चीजें होती थी। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता था। वानप्रस्थ आश्रम में ये कहा जाता था कि भैया तुमने गृहस्थी की जिंदगी बहुत जी ली, अब तुम जरा भगवान की तरफ चलो। तो यहाँ से स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होती थी। और लास्ट में आता था संन्यास, जिसमें कहते थे कि अब ये आपकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, इसमें भजन करो और जहां से आप आए हो भगवान के पास से वहीं पर भगवान में विलीन हो जाओ। तो ये जिंदगी के 4 आश्रम थे जो लेटर वैदिक पीरियड में इस्टेब्लिश हुए। इसी तरीके से समाज के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 पुरुषार्थ थे। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जो था इसको लिबरेशन कहते हैं, यानी मोक्ष का मतलब कि आदमी अपनी सभी इच्छाओं से मुक्त होकर के परमपिता परमेश्वर में विलीन हो गया। इसी और ये मोक्ष कब प्राप्त होता था? जब उसके पास ये 3 पुरुषार्थ पहले से हों, यानी कि काम, अर्थ और धर्म। तो ये 4 पुरुषार्थ थे लेटर वैदिक पीरियड में। अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक जो पीरियड थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन यहाँ पर जो विवाह की प्रथा थी वो अधिकतर मोनोगैमी थी, यानी एक ही शादी करते थे लोग। लेकिन कुछ कुछ इंस्टेंसेज यहाँ पर पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री के भी मिलते हैं, यानी कि पुरुष एक से ज़्यादा विवाह भी कर सकते थे और महिलाएं भी एक से ज़्यादा विवाह कर सकती थी। लेविरेट की प्रथा भी थी। लेविरेट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका विवाह उसी के पति के छोटे भाई से कर दिया जाता था। नियोगा मैरिज भी एग्जिस्ट करता था इस टाइम पे। नियोगा मैरिज क्या होता था कि जैसे कोई स्त्री अगर विधवा हो जाती, विडो हो जाती है और उससे कोई भी संतान नहीं होता है, तो उसके पति के छोटे भाई के साथ उसकी टेम्परेरी विवाह किया जाता था ताकि कोई संतान उसके उत्पन्न हो जाए। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम शादियों की बात देखें तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन हो चुका था। गोत्र जो थे, गोत्र वो इस्टेब्लिश हो चुके थे, और सेम गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता था, वो फॉरबिडन हो गया था, वो हटा दिया गया था। आज भी भारत में बहुत सारी जगहों पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। और जो अगर सेम गोत्र में विवाह हो जाता था तो जो चंद्रयान फिनांस था इसका भी जिक्र लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। आगे देखते हैं जो इकोनॉमी थी वैदिक पीरियड की वो कैसी थी।
तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल इकोनॉमी इकोनॉमी थी, यानी कि पशुओं का पालन ही यहाँ पर इकोनॉमी के मेन इनकम का सोर्स था। और जो लोगों की जो वेल्थ का मेजरमेंट होता था, कौन कितना धनवान है, इसका जब मेजरमेंट करना होता था तो यही देखते थे कि किसने कितने पशुओं का पालन किया हुआ है। और वो मेन पशु कौन थी, वो थी गाय, यानी जिसके पास जितनी गायें वो उतना ज़्यादा अमीर आदमी। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरह डेवलप हो चुकी थी, और एग्रीकल्चर ही इस समय यहाँ पर चीफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड बन चुका था। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स के जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर थे। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और जो करेंसी की यूनिट थी उसको कहा जाता था निष्का। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, निष्का क्या थी? निष्का अर्ली वैदिक पीरियड में करेंसी की यूनिट थी। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि जो भूमि थी, जो जमीन थी, उसको वैसे तो एक पूरी की पूरी ट्राइब, पूरी की पूरी पूरा का पूरा कबीला ऑन करता था, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। और जो हाउस होल्ड का हेड होता था उसको कहते थे गृहपति, यानी कि ऑनर ऑफ द लैंड। इस समय बार्टर सिस्टम प्रिविलेंट था, और जो निष्का था इसको वैल्यू के यूनिट की तरह यूज किया जाता था, टिपिकल करेंसी की तरह यूज नहीं किया जाता था। यहाँ पर एक टर्म यूज होता है श्रेष्ठिन्स। तो जो श्रेष्ठिन्स थे, श्रेष्ठिन कहा जाता था जो मर्चेंट्स थे उनके ऑर्गेनाइजेशन को श्रेष्ठिन कहा जाता था। ये सारे के सारे टर्म अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करते हुए चलिएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड में कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। यहाँ पर वॉलेंटियर बलि दी जाती थी, जो बाउंटीज होती थी, जो लड़ाइयाँ होती थी, उनसे जो इनकम हो जाती थी वही इनके इनकम का सोर्स था। कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। और जो राजाओं के बीच में या जो कॉमन लोग थे उनके बीच में जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था, एक इनकम का सोर्स वो था। लेटर वैदिक पीरियड में कलेक्शन ऑफ टैक्सेज स्टार्ट हो चुका था, टैक्सेज और ट्रिब्यूट का कलेक्शन स्टार्ट हो चुका था। और ये जो ऑफिसर जो टैक्स का कलेक्शन करता था उसको संग्रहिती कहते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और जो वैश्यास थे, यानी जो बिजनेस कम्युनिटी थी, वो मेन कम्युनिटी थी जो कि गिफ्ट्स वगैरह, जो ट्रिब्यूट्स वगैरह थी और जो टैक्सेज वगैरह थे वो पे करती थी। अगर हम क्राफ्ट्स की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्राफ्ट्स के नाम पे एक तो रथ बनाए जाते थे, चैरियट बनाए जाते थे, कारपेंट्री का काम होता था, टैनिंग का काम होता था। इन लोगों को कॉपर के बारे में पता था, लेकिन इन लोगों को आयरन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने आयरन को यूज करना चालू कर दिया था। आयरन को कृष्णा आयास या श्यामा आयास कहा जाता था। इन लोगों को टिन, लीड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सब चीज़ों के बारे में पता था। और ये लोग लेटर वैदिक पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर का यूज करते थे। जो बर्तन होते थे वो पेंटेड ग्रे वेयर के फॉर्म में होते थे, जिसको हम PGW फेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो एग्रीकल्चर था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो शिफ्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का यूज किया जाता था। और बार्ले यानी कि यवा, यवा मतलब बार्ले, ये इनका मेन ग्रेन था। और ये लोग वुडन प्लग का यूज करते थे, लकड़ी के हल का यूज करते थे, जिसको ये लोग फल, लंगला या फिर सीरा कहते थे। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड के एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में सेटल्ड एग्रीकल्चर एक तरीके से स्टार्ट हो गई थी, और अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसमें नगर शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। ये लोग मिक्स्ड फार्मिंग करते थे, यानी मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब कि ये लोग पशुपालन भी करते थे और एग्रीकल्चर का काम भी करते थे। राइस को ये लोग व्रीही कहते थे, गेहूं को ये लोग गोधुमा कहते थे, और ये इनकी स्टेपल डाइट बन चुकी थी। यानी कि लेटर वैदिक जो पीपल्स थे वो गेहूं और चावल के बारे में जानते थे। तो ये था वैदिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे में। आगे बढ़ के हम थोड़ा वैदिक पीरियड के रिलीजन को जान लेते हैं कि किस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस वैदिक पीरियड में होती थी। तो नेचर ऑफ वर्शिप की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी मंदिर या आइडल वर्शिप प्रोमिनेंट नहीं थी। इस समय कोई भी मंदिर और आइडल वर्शिप नहीं होती थी। ये बेसिकली ये लोग जो नेचुरल फोर्सेस थे, जैसे कि रेन, विंड, वाटर, धरती माता, नेचर,
इन सब की पूजा किया करते थे अर्ली वैदिक पीरियड के लोग। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में वहीं आगे बढ़ते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में जो मूर्ति पूजा थी वो प्रोमिनेंट बन चुकी थी। यहाँ पर तरह तरह की सेक्रीफाइसेज भी दिए जाते थे, और जो ब्राह्मण थे, जो पंडित लोग थे, उनको एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी में मिलने लग गई थी। और अलग अलग तरीके के यज्ञ, जैसे अभी हमने पहले पढ़े भी हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब लेटर वैदिक पीरियड में होने लग गए थे। अगर हम मेल गॉड्स की बात करते हैं, मेल डाइटीज की बात करते हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे वो थे इंद्र, जो कि जिनको कि थंडर रेन, वर्षा का देवता कहा जाता था। तो इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे अग्नि, गॉड ऑफ फायर। फिर थे वरुण, गॉड ऑफ वाटर। सोम, गॉड गॉड ऑफ प्लांट्स। यम थे डेथ के देवता। पुषाण थे, विष्णु थे, और मरुतास थे। ये थे अर्ली वैदिक गॉड। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में चलते हैं तो इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया था, और प्रजापति जो गॉड ऑफ क्रिएशन थे, ये सुप्रीम गॉड बन गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। और इस समय पर विष्णु और रुद्र, यानी विष्णु भगवान और शंकर भगवान, जो कि पहले माइनर गॉड थे, इनको भी प्रोमिनेंसी एक मिल गई थी, इनको भी इंपॉर्टेंसी मिल गई थी। और जो अलग अलग डिवीजन थे, उनके अलग अलग डाइटीज भी लेटर वैदिक पीरियड में बनने लग गए थे। जैसे पुषाण जो गॉड ऑफ कैटल थे, वो शूद्रास के मेन, जो शूद्रास थे उनके मेन भगवान बन गए थे, मेन गॉड बन गए थे। ये आप फोटो में देख सकते हैं कि जो इंद्र देव थे और जो अग्नि देव थे, वो वैदिक पीरियड में कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे। अगर हम फीमेल गॉड की बात करते हैं तो फीमेल गॉड में अर्ली वैदिक पीरियड में सावित्री थी, जिनको कि सोलर डाइटी कहा जाता था। अदिति थी, गॉडेस ऑफ इटर्निटी। पृथ्वी थी, अर्थ गॉडेस। निरति थी, गॉडेस ऑफ डेथ। और उषा थी, गॉडेस ऑफ डॉन। लेटर वैदिक पीरियड में ऐसी किसी प्रोमिनेंट गॉडेस का हमको जिक्र नहीं मिलता है। डेमी गॉड्स की बात करें तो गंधर्वास थे, डिवाइन म्यूजिशियन। अप्सरास थी, जो मिस्ट्रेस ऑफ गॉड थी। विश्ववेदास थे, और आर्यमान थे। ये सब डेमी गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में इनका कोई जिक्र हमको नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वैदिक पीरियड के, वो कौन कौन से थे। ये टर्म्स एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और हूबहू पूछे जाते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब था। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। गोधरी को कहते थे टाइम, अभी भी नॉर्थ इंडिया में गोधरी को संझा बेला का टाइम कहा जाता था। गावयुति को डिस्टेंस कहते थे। गोत्राज मतलब किनशिप। गणा मतलब लाइनेज। ग्रामा मतलब विलेज। गौरी मतलब बफेलो। गौजित मतलब विनर ऑफ काउ। संसार संसारा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोर्स, ये इसका जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है। और इसका सोर्स क्या था? इसके सोर्स है बृहदमुख उपनिषद। तो ये आप टर्म्स, उसकी मीनिंग, टर्म्स और उसके सोर्सेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक बार इसको याद कर लीजिएगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसका सोर्स क्या है? ऋग्वेद का 10th मंडल। त्रिमूर्ति गॉड का सोर्स क्या है? मैत्रेयानी उपनिषद। फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम का सोर्स क्या है? ऋग्वेद का 10th मंडल। सत्यमेव जयते, ये याद रखिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। 4 आश्रम कहाँ से मिला है हमको? जबला उपनिषद से लिया गया है। सभा और समिति के बारे में कहाँ से पता चला है? अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद से पता चला है। त्रिमूर्ति गॉड कहाँ से पता चला है हमको? मैत्रेयानी उपनिषद से पता चला है। तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम केवल यूपीएससी की बात करें, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीआरओ के जो एग्जाम्स हैं, यूपीपीएससी जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चंस को हूबहू कई बार कॉपी कर लेती है, या वहीं से आइडियाज लेती है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमको पूछने चाहिए। तो एक बार ये क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2011 में आया था। द धर्म एंड रीता डिपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये ऑप्शंस हैं। आप ये क्वेश्चन देखिए और इसका जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमको कमेंट करके बताइए। इन सारे क्वेश्चंस के सही आंसर हम अभी कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में आया था। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमरली ऑफ, क्या था? ये अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया है। इसका आंसर भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ये अभी हमने 30 सेकंड पहले डिस्कस किया है, इसका आंसर भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये सारा का सारा जो मटेरियल है इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन